तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत दूसरे चरण में हम जो बात करने जा रहे हैं वो राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में करने जा रहे हैं। देश में नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना 15 जून को जारी कर दी। नामांकन की आखिरी तारीख 29 जून है। अभी तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के द्वारा नाम का चयन किया जा चुका है। वह नाम पूर्व राज्यपाल रही झारखंड की द्रौपदी मुर्मू है। आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती है और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देश का अगला राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाना तय किया है। सब तरफ से बधाइयां दी जा रही हैं। लोग मानकर चल रहे हैं कि यह चुनाव शायद औपचारिकता मात्र है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं विपक्ष की, विपक्ष लगातार एक कड़ा मुकाबला प्रस्तुत करने की कोशिश में था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो देश का प्रमुख विपक्षी दल है, वह अपनी लड़ाई में ही उलझी हुई थी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर कांग्रेस ऐसी उलझी कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में किसी भूमिका के तौर पर देश में दिखी नहीं। लिहाजा प्रधानमंत्री बनने की हसरत मन में रखे हुए लंबे समय से सक्रिय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे आई। उन्होंने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। बैठक के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की कि अब आने वाले समय में विपक्ष का चेहरा वही हो सकती है। हालांकि कुछ विपक्षी दलों ने उनकी मुहिम का समर्थन नहीं किया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद, तमाम जाने माने चेहरों के द्वारा उम्मीदवारी नकार दिए जाने के बाद आखिरकार पूर्व प्रशासनिक अधिकारी और वर्तमान में तृणमूल कांग्रेस के सांसद यशवंत सिन्हा को संयुक्त विपक्ष का उम्मीदवार बनाने के संदर्भ में सहमत किया। लेकिन दिक्कत यह हुई कि द्रौपदी मुर्मू के रूप में एक ऐसा दांव नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के द्वारा चल दिया गया कि जिस संयुक्त विपक्ष की कल्पना की जा रही थी वह होने से पहले ही बिखर गई। द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में ऐसा दांव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाया गया जिसका मुकाबला करना विपक्ष को भारी पड़ रहा है। सबसे पहले जो चोट लगी है वो उड़ीसा से लगी है, जहां के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वह, उनकी पार्टी, उनके विधायक, उनके सांसद सब उड़ीसा की बेटी द्रौपदी मुर्मू के लिए मतदान करेंगे। साथ ही उन्होंने आह्वान किया कि बाकी दल भी ऐसा करें। तो कुल मिलाकर जानने का विषय है कि द्रौपदी मुर्मू का दांव भाजपा का कितना सटीक है। इसी को समझने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नंद कुमार साई जी हैं, आदिवासी राजनीति का बड़ा चेहरा है। ऐसा कौन सा पद रहा है जो उनके हिस्से में नहीं आया है? हालांकि राष्ट्रपति पद के संदर्भ में बात होती है तो नंद कुमार साई भी एक बड़ा उपयुक्त नाम हो सकते थे, लेकिन पार्टी ने अभी द्रौपदी मुर्मू को जोड़ा है। हमारे साथ में प्रेम कुमार जी हैं, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार है, वह भी हमारे साथ हैं। अजय शाह जी हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं आदिवासी कांग्रेस मध्य प्रदेश के, वह भी हमारे साथ हैं। मैं अजय शाह जी से इस बातचीत की शुरुआत करता हूं और अजय शाह जी आपसे समझना चाहता हूं, द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बना के भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीतिक दांव खेला है, या आप मानते हैं कि वाकई इस देश के मूल निवासियों के तौर पर आदिवासियों की पहचान है और आदिवासियों के जीवन में पहली बार ऐसा मौका आया है जब देश के सबसे बड़े पद पर, अर्थात संवैधानिक पद पर, एक आदिवासी वर्ग से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति बैठ सकता है? आपकी प्रतिक्रिया? हिमांशु जी, सबसे पहली बात तो यह है कि जब भी किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कास्ट के व्यक्ति को बनाया जाता है तो पहली बार ही होता है। कांग्रेस ने एससी को बनाया, सिख को बनाया, मुसलमान को बनाया, कभी इवेंट मैनेजमेंट नहीं किया। लेकिन पिछली बार आपने देखा कि बीजेपी ने जैसे ही कोविंद जी को बनाया, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पीसी करके बोला हमने आदि दलित को बनाया। उसी तरह आज भी वो अपना अपने टॉम टॉम कर रहे हैं। सबका साथ सबका विकास का नारा देकर किया केवल दो लोगों का विकास, आदिवासियों का अहित कराएंगे ये आदिवासी राष्ट्रपति के साथ, ये मेरा आरोप है। और सबसे बड़ी बात तो यह है साहब, बीजेपी कभी भी सीधे सीधे हमला करने की जरूरत नहीं करती, ये हर समय प्रतीकों का इस्तेमाल करती है। और इसीलिए आज भी मुर्मू जी को प्रतीक के रूप में, आदिवासियों के प्रतीक के रूप में ये इस्तेमाल करेगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इनके पास दो लोग थे। अनुसुईया जी उनके थी, छत्तीसगढ़ की गोंड जाति की थी, महिला थी, आदिवासी थी। 8 राज्यों में गोंडों का प्रभाव है। उनको छोड़कर उन्होंने मुर्मू जी को इसीलिए चुना क्योंकि
अनुसुईया जी और मुर्मू जी में एक फर्क है कि अनुसुईया जी जहां भी जाती हैं वो आदिवासियों के हित की बात करती हैं। मेरे बड़े भाई आपके सामने नंद कुमार जी बैठे हुए हैं, वो खुद इस चीज को मानते होंगे कि जहां भी अनुसुईया जी गई हैं उन्होंने आदिवासी की बात की है। वो आदिवासी पहले थी, राज्यपाल या सांसद बाद में थी। लेकिन मुर्मू जी, द्रौपदी जी, विद ऑल श्रद्धा, हम स्वागत करते हैं कि आदिवासी को मौका मिल रहा है, लेकिन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द चैफ एंड द कोल। ये एक षड्यंत्र है हम आदिवासियों को बीजेपी के वो जिसको बीटन ट्रैक में उसको ढकेलने का, और इसीलिए उन्होंने तो अजय शाह जी तो बहुत नाराज हैं। उनका मानना है कि ये कुल मिला के आदिवासियों को बहकाने की कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी कभी सीधे से हमला नहीं करती है, ये दाएं बाएं से प्रतीकों के माध्यम से ही बहका देती है। असल काम नहीं करना है, केवल एक इवेंट मैनेजमेंट करना है। और ये बात अजय शाह जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसी बात उमा भारती जी भी कह रही है। उन्होंने भी ट्वीट किया है, राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के संदर्भ में जाति को लेकर इतना ज्यादा कहा जाना उचित नहीं है। संवैधानिक पद के संदर्भ में इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। नंद कुमार साय जी मेरे साथ में विचारवान राजनीतिज्ञ रहे हैं, क्या कहते हैं? ये आपकी पार्टी को हुआ क्या है? जिसको भी बनाते हैं उसके संदर्भ में ऐसा जताते हैं, इससे पहले ना भूतो ना भविष्यति। कोविंद जी बने तो दलितों का था, दलितों का पूरा उद्धार हो गया क्या नंद कुमार साय जी? जो कहा कि अब दलित राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, अब आदिवासी होना चाहिए। क्या इस देश में दलितों को वाकई मुख्य धारा में ला दिया गया है? दलित राष्ट्रपति बना हुआ था और देख रहे थे कि मध्य प्रदेश में घोड़ी पे बैठने तक की इजाजत दलित के आदमी को नहीं मिल रही थी। लोगों ने पीट पीट कर, दबंगों ने मार के उसकी कुटाई करके सड़क पर लिटा दिया। तो आपसे जानना चाहता हूं नंद कुमार साय जी, ये इतना बहका कैसे लेते हैं आप लोग, इतना बहला कैसे लेते हैं? जी साई जी। देखिए भाई साहब, मैं ऐसा मानता हूँ कि लोग अपने अपने नज़रिए से कई बात को देख सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुर्मू जी को जो राष्ट्रपति के लिए एक अच्छा उम्मीदवार माना है, वो प्रतीक में किसी जनजाति वर्ग को बहलाने का, उनको झांसे में रखने का मामला किस तरह से माना जा रहा है, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ जी। इस तरह का कैसे बात हो सकता है? आखिर वो भी हमारे जनजाति वर्ग से आती हैं, उड़ीसा प्रांत से आती हैं और पढ़ी लिखी भी हैं, संघर्ष उनका जीवन में रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको राष्ट्रपति के पद पर एक अच्छा योग्य और वो भी महिला वर्ग से आने वाली जनजाति को चयन किया है। मैं समझता हूं कि एक साथ किसी व्यक्ति को किसी बड़े पद पर किसी संवैधानिक दायित्व में बैठाने से सारा समाज का उद्धार तो नहीं हो जाता, ये बात सही है। लेकिन अगर किसी जनजाति वर्ग की महिला को राष्ट्रपति पद पर बैठाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, कैंडिडेट बनाया गया है, तो उससे समाज की प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है। ये ठीक है कि वो समाज अभी बहुत पीछे है, उसके लिए बहुत सारा काम करना है, लेकिन राष्ट्रपति पद पर मुर्मू जी अगर बैठती हैं तो उस प्रदेश के, उस वर्ग के सारे लोगों की भी प्रतिष्ठा तो बढ़ती ही है। और अगर प्रतिष्ठा बढ़ती है, उनका सम्मान थोड़ा आगे बढ़ता है, तो उनकी और भी जो गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ेंगी, ऐसा मैं सोचता हूं। और मेरे इसलिए 2-3 सवाल है नंद कुमार साय जी। राष्ट्रपति पद बड़ा गरिमा का पद है, सम्मान का पद है। मुर्मू जी बहुत योग्य हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत सम्माननीय, ये सब ठीक है। पर समझना चाहते हैं, उनसे ज्यादा वरिष्ठ, उनसे ज्यादा विद्वान की श्रेणी में रखे जाने वाले नंद कुमार साय देखते ही रह गए। वो कार्यक्रम में बैठ के बता रहे हैं कि अच्छा फैसला है। उनको कभी राज्यपाल भी नहीं बनाया, मुर्मू जी को सीधे राष्ट्रपति बनाया। तो इसलिए अजय शाह जी ऐसे सवाल उठा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं अनुसुईया उनके इतनी सक्रिय है, उनको मौका नहीं दिया, यशमैन टाइप के लोगों के संदर्भ में चाहिए। तो अजय शाह जी की जो शंकाएं हैं, इनका समाधान होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? हम ये कहते हैं जी कि भी बनाना तो एक ही को पड़ेगा, योग्य बहुत हो सकते जी हैं, बनाना तो एक जने को होगा।
और मैं ऐसा मानता हूं कि जिनको बनाया गया है, जिनको चयन किया गया है, वो मुर्मू जी हैं, वो संथाली वर्ग से हैं और पीछे रह करके काम किए हैं, बड़े बड़े अच्छे पदों में भी रही हैं। और चयन जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो मैं समझता हूं बिल्कुल सही है। योग्य बहुत लोग हो सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के हो सकते हैं, अलग अलग माने प्रकार की योग्यता रखने वाले लोग हो सकते हैं। बनाना एक को है और जिनको बनाया गया है मैं समझता हूं बहुत सोच समझ करके और अच्छा। एक बात बताएं, क्या वाकई इसलिए बनाया गया या वोटों का समीकरण विपक्षी एकता में सेंध लगाने के लिए सबसे उपयुक्त शख्स द्रौपदी मुर्मू है? नंद कुमार साई जी को बनाते तो भूपेश बघेल जी तो ऐलान नहीं करते कि छत्तीसगढ़ का उम्मीदवार बनाया इसलिए कांग्रेस पार्टी नंद कुमार साई के लिए मतदान करेगी। अनुसुईया उइको को बनाते तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी तो ऐलान नहीं कर देते कि भाई मध्य प्रदेश की बेटी को बनाया गया है इसलिए मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल रही है इसलिए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के सारे नेता इनके लिए मतदान करेंगे। लेकिन एक द्रौपदी मुर्मू को क्या बनाया, विपक्षी एकता का अता पता नहीं है। नवीन पटनायक ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया उड़ीसा की बेटी है, हम सब उनको मतदान करेंगे। तो कुल मिलाकर सियासी समझ जिसके लोग वैसे भी कायल रहे हैं नरेंद्र मोदी के संदर्भ में, अमित शाह के संदर्भ में, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं? समीकरण के लिहाज से भाई सही निर्णय है। विपक्षी एकता की बात हो रही थी, पहली घोषणा के साथ ही चकनाचूर हो गई। जी साई जी, आप मुझे बोलना है ना? जी आप ही से पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ विषय है। जी, मैंने आप तो हमारे फेवर में बात कर रहे हैं जी कि अगर मुर्मू जी द्रौपदी बन गई उम्मीदवार हमारी और विरोधी दल पूरा अलग थलग हो गया, नहीं है ऐसी बात। मैं दूसरे दृष्टि से देखता हूँ इसको। जी मैं ऐसा मानता हूँ कि जैसे उड़ीसा की बेटी हैं, वो जनजाति वर्ग से आती हैं, तो उड़ीसा के अगर नवीन जी उनके समर्थन में बात करते हैं तो इसमें बुराई कहाँ से है? ये तो अच्छी बात है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित हो गई हैं, ऐसे समय में नवीन जी उनका समर्थन करते हैं तो मैं तो मानता हूं कि अच्छी समझ है, ये सकारात्मक विचार है और सोच है। ठीक है, विरोधी दल अलग अलग हैं, कहाँ हैं, कई जगह मैं समझता हूं कि ऐसा भी नहीं हो सकता था क्या कि सारे लोग मिल करके अगर समर्थन मुर्मू जी का करते तो और अच्छा लगता शायद देश को। तो और अच्छा लगता। सर्वानुमति के संदर्भ में भाजपा ने कोशिश की थी लेकिन सिरे चढ़ती हुई दिख नहीं रही। प्रेम कुमार जी मेरे साथ में हैं। पहले तो ये जानने में दिलचस्पी कि क्या वाकई प्रेम कुमार जी आपको लगा कि भाजपा ने सर्वानुमति चाहिए थी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पद के संदर्भ में ईमानदारी से यह प्रयत्न किया कि सारे दल एक राय होकर एक नाम पर सहमत हो जाए? एक तो आपसे बतौर पत्रकार इस पर टिप्पणी चाहिए, और दूसरा आपसे जानना चाहता हूं कि सियासी समझ और सियासी समीकरण की दृष्टि से क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चाल तो कमाल की चली, एक उम्मीदवार घोषित किया है, वो कितने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं? महिला वर्ग को संतोष है कि महिला चुनी गई है, आदिवासी वर्ग को संतोष है, आदिवासी चुना गया है, विपक्ष के संदर्भ में सेंध लग गई है तो राजनीतिक रूप से संतोष है कि हमारे खिलाफ लोग एकजुट इस बार भी नहीं हो पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर प्रेम कुमार जी, एक तीर से कई निशाने लगाने के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के इस रणनीतिक कौशल पर आपकी टिप्पणी। जी हिमांशु जी, पहला सवाल जहां तक है सर्वसम्मति बनाने का, तो सर्वसम्मति के लिए खुले मन से बात होती है और ये कोई छिपाने वाली प्रक्रिया नहीं होती है कि जेपी नड्डा जी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि हमने सर्वसम्मति बनाने के लिए कई लोगों को फोन किया था। ये ऐसी प्रक्रिया नहीं होती है। ये तो पूरे खुल करके पारदर्शिता के साथ पूरे देश के सामने आता है कि आज उनसे बात हो रही, कल उनसे बात हो रही है, बोला जाता है। जबकि देश को पता तब चला कि बीजेपी सर्वसम्मति खोजने की कोशिश कर रही थी जब जेपी नड्डा ने इसका खुलासा किया। तो इस तरह से मैं नहीं मानता कि ये ईमानदारी से कोई पहल ऐसी की गई। तो एक तो उत्तर ये है। दूसरा है कि जो आपका दूसरा प्रश्न है कि वाकई देखिए, जब संख्या का जो पूरा अंक गणित है
वो फेवर में है, एनडीए के पक्ष में है। बहुत मामूली जो फर्क है उसको पूरा करने के बहुत सारे विकल्प हैं। तो कोई कारण नहीं कि पिछले राष्ट्रपति चुनाव में जो 65% और 35% का फासला था वो इस बार हो सकता है बढ़ जाए। मैं बता रहा हूं कि कैसे बढ़ जाए। वो पहले से ज्यादा अंतर से जीतने वाले हैं। ये इस हिसाब से मैं सोचूं तो बीजेपी ने एक बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है और इस बीजेपी ने अच्छा दिया है। इसको बोलने के साथ साथ हम ज्यादा हमारा फोकस इस पर है कि विपक्ष ने बहुत बुरा कैंडिडेट दिया है। मेरा ये है कि विपक्ष ने इतना बुरा कैंडिडेट दिया। मैं कांग्रेस के भी आप बोलता हूँ, कांग्रेस के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं कि इनको कोई कांग्रेसी अतीत वाला नहीं मिला कैंडिडेट। कांग्रेस अतीत वाला नहीं भी मिल सकता था, कोई समाजवादी भी हो सकते थे, लेकिन भाजपाई अतीत वाला इनको कैंडिडेट मिला और फिर भी कांग्रेस खुश है। तो ऐसा मतलब ये इस उपलब्धि पर खुश है। एक बात तो ये है। दूसरा है कि जो विपक्ष का कैंडिडेट अपने घर का एक वोट इकट्ठा नहीं कर सकता अपने फेवर में अपने घर का एक वोट नहीं ले सकता, तो उसको मजबूत कैंडिडेट आप कैसे बोलेंगे? मजबूत कैंडिडेट वो होता है जिनके खड़े होने से कुछ और अतिरिक्त वोट इकट्ठा होते हैं, आभास मंडल क्रिएट होता है, पॉजिटिव वातावरण क्रिएट होता है। जैसे देखिए द्रौपदी मुर्मू जी, इनका सवाल है कि विपक्ष मैदान में प्रत्याशी उतारने के लिए इतना बेताब क्यों है, इतना बेकरार क्यों है? जो जाने पहचाने चेहरे थे वो पहले ही भाग खड़े हुए। शरद पवार साफ इंकार कर दिए, फारूक अब्दुल्ला इंकार कर दिए, गोपाल कृष्ण गांधी इंकार कर दिए। कुल मिलाकर 7वीं 8वीं 9वीं पसंद के तौर पर यशवंत सिन्हा है। कोई तो हो जो अपना सर कलम कराने के लिए तैयार हो। आपसे जानना ही चाहता हूं, विपक्ष ऐसी बेइज्जती के साथ मैदान में उतरने के लिए बेताब क्यों है? क्या ममता बनर्जी अपने आप को एक प्रतीक के तौर पर दिखाना चाहती है और इसलिए यशवंत सिन्हा अपने आप को विपक्षी एकता के प्रतीक के तौर पर इसी सम्मान को प्राप्त कर ले? तो दोनों लोग अपनी हसरत पूरी कर रहे हैं। आपका प्रश्न इस मायने में महत्वपूर्ण है हिमांशु जी कि जब विपक्ष मान लीजिए विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा होता है तो उसमें हार जीत कोई मायने नहीं रखती। उम्मीदवारी उसके हिसाब से विचारधारात्मक स्तर पर एक प्रतिरोध देना मकसद होता है। तो मैंने वही कहा कि विचारधारा की लड़ाई भी विपक्ष नहीं लड़ रहा है। तो आपका प्रश्न बहुत जेन्युइन है। फिर क्यों कत्ल करवा रहे हैं? फिर किसी को भी आप खड़ा कर हरवा रहे हैं? आप विचारधारा की लड़ाई लड़ते, गैर दक्षिणपंथी उम्मीदवार लाते, अगर विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई आप रिफॉर्मर लाते जो कि आप विचारधारा के स्तर, मान लीजिए पहले हमने देखा है कैप्टन लक्ष्मी सहगल आती लड़ी हारी, जानती थी कि आ रही है, इसके बावजूद वो एक लेफ्ट से विचारधारा या कम से कम था, उस हिसाब से विचारधारा की लड़ाई लड़ी। यशवंत जी कौन सी विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं? ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में रहे और बाद में उनको पद न मिला तो बीजेपी के विरोधी हो गए। और पश्चिम बंगाल के तृणमूल में क्या है? तृणमूल में उनकी अहमियत क्या है कि भाई नॉन बंगाली वोट को जोड़ने के लिए उनको रखा। चुके बीजेपी में वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनको छोटा पोस्ट मिल देना नहीं था, तो इनको तृणमूल में भी वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। कुल मिलाकर प्रेम कुमार जी खारिज करते हैं यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी को, विपक्ष की रणनीति को। मैं वापस अजय शाह जी आपके पास आना चाहता हूं, और क्या आप मानते हैं कि इस राष्ट्रपति चुनाव के अंदर कांग्रेस ने एक बार फिर साबित किया कि वह लड़ाई में अप्रासंगिक हो गई है? इस संदर्भ में कोई टिप्पणी करेंगे? इतना महत्वपूर्ण विषय और कांग्रेस किसी भूमिका में नहीं दिखी, ना नेतृत्व करती हुई, ना सहयोग करती हुई। कुल मिलाकर इस निर्णय के संदर्भ में, इस चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस की भूमिका पर कोई टिप्पणी करना चाहेगा अजय शाह जी? सुधांशु जी, सबसे पहले बात तो यह है कि जो राजनीतिक निर्णय बीजेपी ने लिया है, आपने भी माना, मैं भी इस चीज को मुतमीन हूं कि बहुत अच्छा था। एक तीर से दो निशाने की जगह इन्होंने बहुत से निशाने पे तीर मार लिया। लेकिन मेरा कहना दूसरा है, जो लोग देश में राम राम बोलते हैं और विदेश में जाके ओ माय गॉड बोलते हैं, ऐसे दो रंगों का हम कैसे करें विश्वास? हम आदिवासियों का यही तो है। हमारे सामने मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, क्या इनसे बेहतर बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट था जिन्होंने पीडीआई के पहले भी खपा दिए? लेकिन इनको इसीलिए नहीं चुना गया क्योंकि आरएसएस के जो खांचे में है हमारे नंद कुमार साय जी बड़े भाई,
सीट नहीं बैठते हैं। लेकिन दूसरी चीज मैं बताता हूं, ये डर की परछाई बीजेपी में अब हर जगह है छाई। इसलिए 18 साल बाद बीजेपी को हम आदिवासियों की याद है आई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये निर्णय सुभान अल्लाह, मैं मुबारकबाद देता हूं ऑन रिकॉर्ड कि बीजेपी का अच्छा था, लेकिन इसके पीछे को हमको देखना पड़ेगा कि निर्णय लिया क्यों गया। सबसे बड़ी बात है कि ये आरएसएस का जो एजेंडा है, कॉमन सिविल कोड, हमारे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जो अवधारणाएं हैं, हमारे जल जंगल जमीन, ये कॉर्पोरेट को भेंट करना चाहते हैं। ये हमारे संवैधानिक कांग्रेस के अधिकार, संवैधानिक आदिवासियों के अधिकार हैं। हमारे प्रेम जी भी इस चीज को छत्तीसगढ़ में लड़ते रहे, विश्वा का जंगल का अभी वो चल ही रहा है। ये सब के सब इन हमारे आदिवासी राष्ट्रपति के हाथों आदिवासियों का हित किया जाएगा, इसी के लिए मैं बोलता हूं। अजय शाह जी, आप तो बड़ी गंभीर किस्म की बात कर रहे हैं। आपको अपने ही वर्ग की एक सुशिक्षित महिला के संदर्भ में भरोसा नहीं है कि उनके देश के सर्वोच्च पद पर बैठने से आदिवासियों के हित सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, उनके हितों के संदर्भ में, उनके विकास के संदर्भ में फैसला होगा। आप तो उल्टी बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि एक आदिवासी का इस पद पर बैठना आदिवासियों के खिलाफ जाएगा। देखिए, वो कहते हैं ना चूज, ये एक चूज है, आदिवासी हैं। मैं आदिवासी होने के नाते उनका क्या बोलते हैं इस्तकबाल भी करता हूं कि पहले आदिवासी महिलाएं। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा, टॉम टॉम कभी कांग्रेस ने नहीं कहा, हमने भी कितने लोगों को बुलाया, लेकिन एक पॉलिटिकल एक्सपेक्टेंसी जो उस वक्त थी वो हुई। लेकिन इस तरह से टॉम टॉम नहीं किया जिस तरह के उन्होंने पिछले बार भी जब कोविंद साहब को बनाया था। आपने भी कहा कोविंद साहब के जमाने में क्या हाथरस का कांड नहीं हुआ? क्या हिमाचल में ये कांड नहीं हुआ कि हम क्योंकि दलित रसोइया है, इसके आगे हम इसका बना हुआ खाना नहीं खाएंगे? आपने भी कहा इसी मध्य प्रदेश में घोड़ी चढ़ने के लिए उसको इतना मारा कि वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। तो सिर्फ एक आदिवासी के बनने के लिए। और अजय शाह जी, इसके साथ में एक और विषय भी है। जब कोविंद जी थे, एक आदेश कोर्ट के द्वारा हुआ जिसमें SC ST के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई, तो उसके संदर्भ में संशोधन का संसद के द्वारा पारित कानून हिस्सा बना और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदला गया। क्या आप नहीं मानते एक दलित का आदिवासी बनना दलितों के हितों में काम आया? तो एक आदिवासी का देश के राष्ट्रपति के तौर पर पहुंचना आदिवासियों के हितों को सुरक्षित रखेगा। आप इतना डर रहे हैं अपने ही समुदाय के व्यक्ति से, इतना डर रहे हैं एक आदिवासी पढ़ी लिखी महिला से, आप इतना डर रहे हैं एक उस महिला के संदर्भ में जिसका एक लंबा सार्वजनिक जीवन है, जिसकी योग्यता, जिसकी क्षमता, जिसकी कर्मठता के संदर्भ में कोई सवाल अभी तक उठा नहीं है, फिर भी आप इतना डर रहे हैं। डरने वाली बात नहीं है, ये सामने दिख रहा है। मुझे तो अभी भी याद है कि 6 मार्च 1919 में किस तरह 6 दलितों को मुरैना मध्य प्रदेश में गोली से उड़ा दिया गया। आज वही लोग उनके सामने बीजेपी की सरकार आने के बाद सबके साथ बरी हो गए हैं। तो अजय शाह अभी भी डरे हुए हैं। नंद कुमार साहब जी, क्या आप अजय शाह जी के डर के साथ हैं, आशंका के साथ हैं, या आपके पास कुछ कहने के लिए ऐसे है जिसके चलते अजय शाह थोड़े निश्चित हो पाए? नहीं, अच्छा होने जा रहा है उनके समुदाय के लिए, देश के लिए अच्छा हो। जी बिल्कुल, द्रौपदी मुर्मू जी के बनने से पूरे समाज में एक नए उत्साह और उमंग की लहर है। मैंने अलग अलग जगहों में लोगों से बात किया है, वो हमारी समाज की हैं, पढ़ी लिखी हैं, गवर्नर रह चुकी हैं, बहुत सारे पदों में काम की हैं, और उनके बनने से किसी भी प्रकार का भय, हम भयभीत हों उनके आने से कुछ हमारे वर्ग के लोगों के साथ कुछ अनर्थ हो जाएगा, कुछ अन्याय होगा, कुछ अन्यथा होगी, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं देखता। उनके आने से निश्चित है हमारे समाज की जहां प्रतिष्ठा बढ़ी है, अन्य क्षेत्रों में भी हमारे वर्ग को ऊपर उठने में, उठाने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। कई ऐसे अवसर तो मान रहे हैं कि इससे उनके समाज की, उनके वर्ग की प्रतिष्ठा बढ़ी है और साथ ही इसके कारण से अन्य क्षेत्रों में भी अवसर मिलेंगे। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं।
और आपसे समझना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहा जाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। पहले दलित राष्ट्रपति, अब आदिवासी राष्ट्रपति, काफी ठीक ठाक तरीके से प्रचारित किया जा रहा है। महिला को मौका है, आदिवासी को मौका है। जगह जगह भाजपा के प्रदेश कार्यालयों में आभार के कार्यक्रम हो रहे हैं। आज भोपाल में हुआ, शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा सब इकट्ठे हुए, पूरा आदिवासी समाज आभार ज्ञापित कर रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह, माननीय जेपी नड्डा जी के प्रति। क्या मानते हैं? अपने नारे को व्यवहार में ला दिए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। कितना मुग्ध है प्रेम कुमार जी कहे हुए को अमल में होता हुआ देखकर। जी, मैं द्रौपदी मुर्मू जी का की ताजा तरीन बयान का जिक्र करता हूं, वहीं से उत्तर देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं अगर राष्ट्रपति के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार अगर शपथ दिलाने का मुझे मौका मिले तो मैं गौरवान्वित महसूस करूं। तो निश्चित रूप से वो जो बहस है कि आज की सत्ताधीशों को एक ऐसा राष्ट्रपति चाहिए जो रबर स्टाम्प हो, तो वो क्राइटेरिया यहाँ पूरी होती है। लेकिन मैं इस फिर भी आलोचक नहीं हूं, क्योंकि ये क्राइटेरिया दूसरे उम्मीदवारों में भी पूरी हो रही थी। मान लीजिए वेंकैया नायडू बन जाते, तब क्या वो रबर स्टाम्प ना होते? कोई दूसरे तीसरे बन जाते तो ना होते। तो इस लिहाज से अब जो आपका प्रश्न है कि आदिवासी समुदाय को जो दिया गया और सब लोग आभार जता रहे, देखिए ये निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि आजादी के इतिहास में आदिवासियों के लिए ये एक आरोहण का समय है। वो ठीक है, आमूलचूल परिवर्तन हो या ना हो, लेकिन राष्ट्रपति एक आदिवासी होगा तो पूरे देश में फैले हुए इस आदिवासी समुदाय में जिसको कि आप जितने नंबर ऑफ एमएलएस और एमपी की संख्या देखिए, वो भी अपने आप में एक बड़ा वोट बैंक है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। और उसकी एक बहुत गर्व की बात है आदिवासी समुदाय के लिए। वो कोई गलत हो जाएगा, आदिवासी समुदाय के साथ गलत आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था, संघर्ष आगे भी इनको करना है, लेकिन राष्ट्रपति बनने से उनका सम्मान ही बढ़ेगा, कोई नुकसान होगा ऐसा हमें नहीं लगता। जी, तो कुल मिलाकर अगर मैं बातचीत के मर्म में पहुंचूं तो निश्चित रूप से आदिवासी समाज के लिए बड़ा गर्व का क्षण है कि उनके समुदाय से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति आजादी के 75 साल बाद देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने जा रहा है। लेकिन सफलता केवल इस मायने में नहीं है। उम्मीद देश की यह है कि द्रौपदी मुर्मू जब राष्ट्रपति के पद पर पहुंचेंगी तो ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण करेंगी जिसमें राष्ट्रपति का पद गौरवान्वित हो। उनके लिए गौरव का विषय क्या केवल नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाना रहेगा, या इस देश के 135 करोड़ की आबादी के विश्वास को कायम रखना, ये हमारे लिए ज्यादा दिलचस्पी का विषय होगा। देखिए आने वाले समय में द्रौपदी मुर्मू को हम किस रूप में याद कर पाएंगे। बहरहाल इसमें कोई शक की बात नहीं कि आदिवासी वर्ग के व्यक्ति का राष्ट्रपति होना अब महज औपचारिकता रह गया है। जिस प्रकार का सियासी समीकरण देश में बना है उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित प्रत्याशी का जीतना अब महज एक इंतजार की बात है, जो शायद 21 जुलाई को हमारे बीच में हो जाएगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जिस प्रकार की कोशिश विपक्ष ने की है उसी पर समर्पित हमारा आज का शेर है। यशवंत सिन्हा को बनाकर विपक्ष ने क्या हासिल किया? तो इसे कह रहे हैं कि हमने चाहा था तेरी चाल चले, हमने चाहा था तेरी चाल चले, हाय हम अपनी चाल से भी गए। अर्श सिद्दीकी ने जो ये शेर लिखा था विपक्ष की सियासत पर बिल्कुल मुफीद है। विपक्ष एक कड़ी चुनौती देना चाहता था इस राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में, पर भाजपा ने चाल ऐसी चल दी कि उसके मुकाबले विपक्ष की चाल केवल इस शेर से ही अभिव्यक्त हो गई। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए याद।